Recording. Today we are going to start chemical equilibrium. आपने फिनिश कर लिया chemical equilibrium क्लास में? 11th मेडिकल नॉन मेडिकल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है क्लास में. बोलो बेटे. और आयनिक अभी चल रहा है. तो थोड़ा सा आप मुझे कौन बताएगा, ऐसे कौन बताएगा पूछूंगी तो कोई भी नहीं बताएगा. हाँ जी, 11th नॉन मेडिकल रोल नंबर 5. आप बेटा बता सकते हो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? Rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. The rate of forward reaction और rate of backward reaction सेम हो. और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? Movement के लिए particles की. सॉरी फिर से रिपीट करोगे? Movement particle की हुई. मूवमेंट पार्टिकल्स की Movement चलो बैठो मैं बताती हूँ. देखो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. वैसे अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है. आर अगर आपके रिएक्टेंट है, पी आपका प्रोडक्ट है, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का मतलब है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं. मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है that is equal to rate of backward reaction. ठीक है, जिस स्पीड से आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी स्पीड से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स जब बनते हैं उस स्टेज को इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अब इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है. ठीक है, हमने वैसे इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा है, लेकिन पहले 3 पेजेस जो हैं एनसीईआरटी के दैट डील्स अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ फिजिकल स्टेट उसमें चेंज आता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में, जिसमें आप पढ़ते हो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वापस सॉलिड, लिक्विड से वेपर बन रहा है या वेपर से वापस लिक्विड, या सॉलिड से वेपर बन रहा है और वेपर से वापस सॉलिड. इसको हम बोलते हैं फ्यूजन. ये प्रोसेस है लिक्विड से वेपर बनने वाली वेपोराइजेशन. और सॉलिड से डायरेक्ट पेपर जब बनता है तो सब्लिमेशन. तो ये प्रोसेस में सिंपल स्टेट चेंज होती है. ठीक है. हाँ जी, होस्ट रोल नंबर 8 11th मेडिकल रोल नंबर 8. नहीं है कोई भी 11th मेडिकल में? रोल नंबर 8 नहीं है, 9 है, 10 है. अगर 8 नहीं है तो उससे आगे वाले रोल नंबर से कोई भी आ जाओ. यस बेटा, आप मुझे बताओ ये जो 3 हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स लिखे हैं, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो किसी का? कोई एग्जांपल देके समझा सकते हो?
आवाज नहीं आ रही बेटे मेरे को आपकी। I can't hear you at all. Process of the rain in which the cloud take the water from the ocean. फिर से बोलोगे, मेरे को सिर्फ वाटर सुनाई दे रहा है। वाटर लिया है आपने, पता नहीं उसमें कर क्या रहे हो। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर रहे हो वाटर, बोलो। Liquid, गुड। when we change sound from liquid to gas state, the process is called vaporization. तुम मुझे वेपोराइजेशन की प्रोसेस बता रहे हो या इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है वो बता रहे हो? ये तो छोटी क्लास की डेफिनेशन, ये मैंने मतलब थोड़े ना पूछा, मतलब तो मैं बता चुकी हूँ। मैंने एग्जाम्पल पूछा जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। चलो बैठो, मैं बताती। देखो, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे मान लो अगर आपने एक गिलास पानी लिया, बाहर टेम्परेचर लेकिन कम है, ठीक है, इसमें आपने एक गिलास पानी लिया है और इसमें आइस क्यूब डाली है, ठीक है। तो ये जो आइस क्यूब है ये क्या करेगी, ये आपको, अगर जैसे हम नॉर्मली आइस क्यूब्स डालते हैं तो बाहर इतना हीट होती है गर्मी में हम, क्योंकि आइस क्यूब्स का यूज करते हैं कि वो आइस क्यूब मेल्ट कर जाती हैं। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे एक ग्लास में आइस डालोगे तो ये आइस मेल्ट होती हुई नहीं दिखती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सब आपको जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उसमें कोई चेंज नहीं नजर आता। जैसे अगर मान लो, अगर मेरे पास एक कोई वेसल है जिसमें मैं यहाँ से पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेम स्पीड से मैं पानी को निकाल रही हूँ, ठीक है। तो पानी का लेवल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जिस स्पीड से पानी इसमें ऐड हो रहा है उसी स्पीड से पानी इसमें से निकलता है। तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, मुझे ऑब्जर्व होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जहां पर जो लेवल पहले था वही बाद में रह रहा है। तो हमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है इसमें। लेकिन चीज तो हो रही है, पानी तो आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है, बस वो सेम स्पीड से हो रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन चल रहा होता है, प्रोसेस चल रही होती है, बस आपको वो चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। तो जब आप आइस क्यूब पानी में डालते हो, हमें ऐसा लगता है कि ये तो आइस मेल्ट ही नहीं हो रही, लेकिन वो बोलता कि नहीं, ये जो आइस है ये मेल्ट होके वाटर बना रही होती है, लेकिन जो आइस के साइड वाला वाटर है, तो आइस ठंडी होने की वजह से वो वाटर इसके ऊपर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आइस से वाटर बन रहा है और वाटर वापस फ्रीज होके आइस बन रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये आइस मेल्ट नहीं हो रही है, प्रोवाइडेड बाहर टेम्परेचर कम हो। अगर बाहर ज्यादा है तो ऑब्वियसली हीट अब्सॉर्ब करके वो होगा, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अगर आप लो टेम्परेचर पे ये करते हो तो ये कहता है वो आइस ऐसे अपीयर करेगी कि आइस मेल्ट नहीं हो रही है, पर एक्चुअली वो हो रही होगी। और जिस स्पीड से आइस से वाटर बन रहा होगा उसी स्पीड से उसकी साइड वाला, आइस के साइड वाला जो वाटर है वो फ्रीज होके वापस आइस बन जा रहा होगा, और उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड का एग्जाम्पल, ठीक है। लिक्विड और वेपर में है कि जैसे अगर आपने लिक्विड लिया एक वेसल में और ये वेपर्स बना रहा है, तो जिस स्पीड से लिक्विड से वेपर्स बनते हैं उसी स्पीड से जिस टाइम पे ये वापस कंडेंस होके लिक्विड बनना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें इस वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं नजर आता।
क्यों? क्योंकि उस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो जब ये दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उस वक्त जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ये लेवल चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे कोई भी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन प्रोसेस चल रही होती है। उसमें भी प्रोसेस चल रही थी, इसमें भी प्रोसेस चल रही थी। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली सब्लिमेशन के बारे में, जैसे ये कहता है जो कैम्फर होता है या नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, उसमें चीजें सबलाइन करती हैं। तो सबलाइन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं वेपर्स को आप वापस सॉलिडिफाई कर सकते हो और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ये वही चीजें कर सकते हैं जो सबलाइन कर सकती हैं, जैसे कि कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन बॉल्स हो गए, या फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, के बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर यस, ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। फिर आता है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे आपके पास N2 है, 3H2 आपने किया, और ये 2NH3 बैलेंस की केमिकल इक्वेशन है, सारे गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो अब इसमें इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो अगेन हमें ये लगेगा कि कुछ भी इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इवन दैट इज डायनामिक इन नेचर। Chemical equilibrium is dynamic in nature. Who's roll number 15, 11th medical? Roll number 15. 11th medical, roll number 15. 15 नहीं है तो 16 आ जाओ। 16 भी नहीं है तो 17 आ जाओ। जी बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो कोई एक प्रूफ कि कैसे केमिकल रिएक्शन जो है वो डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता? आवाज नहीं आ रही बेटा। फॉरवर्ड, आपका माइक नहीं, थोड़ा क्लोज आके फिर बोलोगे। फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर ये बोल रहे हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के बराबर होता है, वो सभी में होता है। आई एम आस्किंग केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक कैसे है, इसके लिए इसको कैसे प्रूव करोगे? कोई केमिकल रिएक्शन, कोई एक्टिविटी कुछ ऐसे बता सकते हो जो आपने पढ़ी हो? बोलो, बैठो। देखो, अगर जैसे आपके पास केमिकल रिएक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, हमें इस वक्त लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर ऐसा होता तो मान लो अगर मैं इसमें ड्यूटीरियम ऐड कर रही हूँ, ड्यूटीरियम इज D2 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा, अगर नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली इस ड्यूटीरियम को रिएक्शन का पार्ट बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में आप ये देखते हो कि ये रिएक्शन जो है इसमें आपको NH3 के साथ साथ NH2D, NHD2 या ND3, H2D2, HD, ये सब मिलता है। अगर आप बोलते हो कि
ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो ये आपको कैसे मिल पाता। ठीक है, तो इसका मतलब केमिकल जो रिएक्शन हैं वो इक्विलिब्रियम पे, उनमें भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है मगर वो हो रहा होता है। और इस ड्यूटीरियम का रिएक्शन का पार्ट बनना और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इन सारी चीजों का होना इस बात का प्रूफ है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो भी इक्विलिब्रियम में जब होगा तो अपीयर करता है स्टैटिक लेकिन होता है डायनामिक। ठीक है, ऐसे ही अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने ये प्रूव करना हो कि जो रिएक्शन है वो डायनामिक है नेचर में, तो उसके लिए भी क्या, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, इसमें आपने 10 स्पून शुगर के ऐड कर दिए। ठीक है, 10 ऑफ शुगर आपने ऐड किए। अब आप ये कह रहे हो कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, अब 10 से ज्यादा इसमें ऐड नहीं हो सकते हैं कि हमने ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन एडेड। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट has been added। तो अगर इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो चुका है, दैट वुड मीन कि अब इसमें कुछ और डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 स्पून रेडियो एक्टिव शुगर का डालते हो, रेडियो एक्टिव शुगर मान लो ब्लू कलर की है, तो अगर आप इसमें ब्लू कलर का कुछ डालते हो तो ये जो सोल्यूशन है वो भी ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो वो ब्लू कैसे हो गया? हम तो बोल रहे थे कि अब ये इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें अब कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन ये कहता है कि ये जो नई शुगर आप डाल रहे हो, रेडियो एक्टिव शुगर इसमें ऐड कर रहे हो, वो रिएक्शन का पार्ट बनता है, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड शुगर थी वो नीचे यहाँ पर क्रिस्टल्स बनाने लग जाती। ठीक है, इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है वो, जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक है नेचर में। यहाँ पर हमें लगा कि अब तो हमने शुगर डिसॉल्व कर दी है, अब शुगर और सिरप जो है ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर आप इसमें कोई नई चीज ऐड कर रहे हो और वो उसका रिजल्ट आपको इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम एक्टिव है, वो चल रहा है, रिएक्शन अभी हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो भी नई चीज ऐड कर रहे हो वो उसका पार्ट बन रही है, और जो पुरानी शुगर है वो नीचे आपको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपका प्रूफ है कि इक्विलिब्रियम जो है दैट इज डायनामिक इन नेचर, राइट। अच्छा, उसके बाद जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इक्विलिब्रियम पे, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का वो ये है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही देखा जाता है। मतलब अगर आपने कुछ भी रिएक्शन कराया, ठीक है, और अगर आपकी वेसल ओपन है तो रिएक्शन होगा। जैसे कार्बन की कंबशन की तो CO2 तो बना, फिर वो एस्केप कर गया। ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट आपके वेसल में से एस्केप कर जा रहा है तो आप उसको रिवर्स कैसे कर सकते हो? तो इक्विलिब्रियम में तो हमेशा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चीज जा रही है उसको बैकवर्ड भी जाना है, तो कोई भी चीज को आपको एस्केप नहीं करने देना है। कोई चीज अगर निकल के चली गई तो फिर वो बैक कैसे आएगी? ए बी अगर सी डी दे रहा है तो डी की जरूरत है हमें ताकि वापस बी और ए ला सके, तो किसी भी चीज को हमें निकलने नहीं देना है। इसीलिए हमेशा इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अटेन्ड, equilibrium is attained in closed vessel, in closed vessel। Then इस पे
जो हम इसी जगह से प्रूव कर रहे हैं दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, डायनामिक है नेचर में। देन जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम पे वो सब, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं ये कांस्टेंट हो जाती हैं एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट इज अगर फिजिकल प्रोसेस है, यही चीज टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और हम इसका मैग्नीट्यूड अटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड ये है। और जो हम मेन इक्विलिब्रियम में जो मेन चीज हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि हम रिएक्शन की एक्सटेंट बता सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या मैग्नीट्यूड जो है वो हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम को स्टडी करके। ठीक है, एंड किस हद तक रिएक्शन जो है वो हो सकता है वो हमें पता चल सकता है। ये चार मेन पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट, अब जब इक्विलिब्रियम का हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए किया, तो अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम आते आते रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है। स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन, आर इज फॉर रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती रहेगी। और जिस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा हम उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर ही हो। ठीक है, इट इज नॉट दैट इक्वल ही होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम उसको भी बोलते हैं जिस टाइम के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए। जैसे हमने बोला ना कि आपको सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सेम दिखेंगी, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मान लो अगर आपके पास ऐसे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का ये कंसंट्रेशन आगे सेम रह रहा है, इसके बाद या इस लाइन के बाद ये कांस्टेंट लाइन रह रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, या आपकी कंसंट्रेशंस की जो लाइंस है वो इस तरीके से जा रही हैं। तो इस पॉइंट के बाद अब क्योंकि कांस्टेंट रह रहा है कंसंट्रेशन, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे जब इक्वल हो जाए तभी इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जिसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको रिएक्शन दूं N2 plus 3H2 2NH3, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो। लिखो अपनी कॉपी पे सारे। और नॉन मेडिकल रोल नंबर 13 आना जरा, बताओ मुझे कैसे लिखना है एक्सप्रेशन। यस, टेल मी कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन। Concentration of NH3 raised to the power 2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 raised to power 2 and the upon concentration of N2 concentration of N2 into concentration of H to the power into power 3. ठीक है, अभी रुको,
अगर मैं यहाँ पर स्टेट चेंज कर दूं, अब के का एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना हो तो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। क्योंकि एन मैंने यहाँ पर सॉलिड लिखा है, तो N2 सॉलिड को आप उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी कंसिडर करते हो, 1 लेते हो, या कोई प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 लेते हो। एक्वस सॉल्यूशन का वो कर लोगे लेकिन वाटर जैसे प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 लेते हो। ठीक है, बैठो। यूज रोल नंबर 15 11th मेडिकल, 15 नहीं, रोल नंबर 20 आ जाओ, 11th मेडिकल। ये तो एक्सप्रेशन गिवन है सब, इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखो। कार्बोनेट गिव्स CaO plus CO2। केपी का एक्सप्रेशन बना सकते हो इसके लिए। बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, नहीं आता? बोलो बेटे। रोल नंबर 6 कौन है नॉन मेडिकल? 11th नॉन मेडिकल। सेवन concentration of calcium oxide into concentration of carbon dioxide upon concentration of calcium carbonate। आपको बताइए सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। हाँ, तो फिर सॉलिड का थोड़े ना आप केपी में लिख सकते हो। और कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है। आपकी बुक में जो कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आपसे नहीं लिखा होता, आपको वो सीधा बोल देंगे डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन के लिए केपी निकालो। तो लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसके लिए? तो पी के फॉर्म में लिखना, पी CO बस। ठीक है, और अगर केसी लिखना हो इसके लिए तो then also CO2। हाँ, तो क्या आ जाएगा? केसी इज इक्वल टू यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करना।
सॉल्व करो इसको, क्या बताओ। क्या बेटे आया आंसर? किसने कर लिया? हैंड कितने बच्चों ने कर लिया? करना आता है? जैसे एक्सप्रेशन अभी लिखा था वैसे ही पुट करो, सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। करो और आंसर बताओ। पुट भी करके दे दिया।
कितना आ रहा है आंसर? किसी का तो आया होगा। चेक योर आंसर। अगर कोई ट्राई कर रहा है, सॉल्व भी करना था, मैथ से ही करनी थी इसमें अभी तो। टेक आउट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर when the volume of the container is suddenly increased, what happens to the vapor pressure initially? क्या होगा? वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में है, सील कंटेनर है, ठीक है, लेकिन जब आप इसका साइज इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद वापस फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अदरवाइज जब ये स्पेस बढ़ेगा तो इस लिक्विड को इस जगह में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, इवेपोरेट करके फिर वापस कंडेंस करने में टाइम लगेगा। तब तक थोड़ा सा वेपर प्रेशर पहले कम होगा, फिर विद टाइम फिर से वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। तो इसका आएगा वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। Second question, when the volume of a sealed container containing liquid vapor equilibrium is increased. वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करोगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, हाउ डू द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंजेस? टेल मी। इवेपोरेशन increases, condensation decreases. Okay. Come to third question. For the reaction 2SO2 gaseous state में O2 is in equilibrium with 2SO3, then Kc का जो एक्सप्रेशन है that is, जो अभी जैसे हमने किया, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, कोफिशिएंट जो है वो पार में आ जाता है, तो ये बन जाएगा 1.90 का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास SO2 का कितना दिया? 2 is 0.60 and 2.82। जल्दी से कैलकुलेट करो आंसर।
बोलो कितना है बेटा? आंसर सी या डी? नेक्स्ट करो फिर ट्राई तब तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है for the equilibrium I2 is in equilibrium with 2I. Iodine vapor जो है that contains 40% atoms by volume. 40% atoms by volume at a total pressure of 10 raised to power 5 Pascal. What is Kp? तो इसके लिए Kp क्या होगा? Kp होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Kp होगा प्रेशर ऑफ I का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ आयोडीन वेपर। वेपर के फॉर्म में वो I2 के फॉर्म में होगी, यहाँ वो एटम के फॉर्म में है, यहाँ वो वेपर के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अगर इसका 40% ऑफ 5 पास्कल प्रेशर है I एटम्स का, तो प्रेशर ऑफ I एटम्स हो गया 40% ऑफ 10 raised to power 5, which is 40 upon 100 into 10 raised to power 5, which is equal to 0.4 into 10 raised to power 5 पास्कल। तो ये प्रेशर आपका आयोडीन का आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही आपको प्रेशर I2 वेपर का निकालना पड़ेगा, तो प्रेशर ऑफ I2 will be 60% of 10 raised to power 5। ठीक है, तो वो 0.6 into 10 raised to power 5 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो Kp में आप उसको पुट करो 0.4 into 10 raised to power 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 into 10 raised to power 5 और आंसर निकालो। वैल्यू बताना मुझे आंसर की क्या आई।
आ गया बेटा आंसर? बोलो। जी क्या आंसर आया? आंसर बता दो। ठीक है 0.27। का वैल्यू बताना मुझे, क्या आई तुम्हारी वैल्यू? बता सकते हो ABCD छोड़ के क्या वैल्यू आई? अरे उन ऑप्शन में कोई आंसर भी तो आया होगा, वैल्यू तो आई होगी। हर बात पे रोल नंबर बता के एक बच्चे को आगे बुला के बताना जरूरी है? किसी का आंसर नहीं आया, बस ऑप्शन आई आपकी। अरे नॉन मेडिकल पे फर्स्ट बेंच पे जो है बेटा, क्या आंसर आया आपका? ABCD ऑप्शन मत 0.27। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following correctly represents KC for the reaction? अपॉन वाली ब्रैकेट नहीं है, अदरवाइज अगर अपॉन वाली ब्रैकेट हम लगाएं तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, NO2 का स्क्वायर बट Cl2 का स्क्वायर, फिर अपॉन का एक ब्रैकेट लगा दो फर्स्ट ऑप्शन में और वो आपका आंसर बन जाएगा। सिक्स वाले के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन लिखो, सिक्स वाले के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन लिखो। सिक्स वाले के लिए FeOH टाइज अपॉन Fe का 3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का टाइज अपॉन ऑप्शन लगा के सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर लो, ठीक है? उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रैकेट का। फिर ये थोड़ा सा रिवाइज करके आना KPKC को, और नेक्स्ट टाइम फिर इसको फिनिश करते के लिए